Hello, this is Lipsa Sahu and I welcome you all from session of electricity and magnetism. Hope you all go through the first video. So I'm starting now. So here is the first question, and the question is, let EA be the electric field due to a dipole in its axial plane distance L, and let EQ be the field in the equatorial plane distance L dash. Then the relation between EA and EQ. तो EQ और EA के बीच रिलेशन पूछा है, राइट? तो EA क्या है? एक्सियल प्लेन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. तो हमें तो फॉर्मूला पहले से पता है. अगर एक्सियल फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इसका फॉर्मूला, और अगर डाइपोल गिवन है, राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2P by r square. Here P is the dipole. और इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है? KP by r square, राइट. और इसका डेरिवेशन तो आप सबको पता ही होगा. तो इनके बीच हमारा एक साफ रिलेशन दिख रहा है, जो कि है कि अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे EQ के साथ तो हमें मिल रहा है EA, है ना? तो ये वाला ऑप्शन सबको दिख ही रहा होगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, तो अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2 पे क्या पूछा है? The Gaussian surface for calculating the electric field due to charge distribution is. तो अगर कहीं पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैंने एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगर सिलिंड्रिकल लिया है तो उसका क्या होगा, ये पूछा है, राइट. तो ऑप्शन पे जाते हैं. तो ऑप्शंस आर एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं, कोई सा भी सरफेस हम नहीं ले सकते. अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग गॉसियन सरफेस बनता है ना. तो ऑलवेज स्फेरिकल सरफेस नहीं, अगर मुझे एक लिनियरली दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर आता है, और काफी सारे हैं तो हमेशा स्फेरिकल तो रह नहीं सकता. फिर है ऑप्शन सी, ए सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस containing the charge distribution at every point of which electric field has been single valued. तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी. आप सबको शायद समझ आ गया होगा. फिर जाते हैं क्वेश्चन 3 पे. क्वेश्चन 3 पे ये पूछा है कि ए चार्ज Q is placed at the point of intersection of body diagonals of a cube. तो एक क्यूब हमें गिवन है, उसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बीच में है चार्ज. तो ऑब्वियसली आप अपना घर को कंसिडर कर लीजिए. तो अगर आपका घर एक क्यूब है और उसके 2 डायगोनल को आप इंटरसेक्ट करोगे तो उसका इंटरसेक्ट तो इस बीच में आएगा ना, एकदम घर के बीचों बीच. तो हमें मिल गया चार्ज किधर है, हम ये तो लोकेट कर लिए कि चार्ज कहां पर है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स सरफेस इज. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एक सरफेस में कितना जाएगा, ये हमें पूछा है. तो एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस ना. एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, राइट. तो टोटल फेसेस आर 6. तो हमें पता है टोटल फ्लक्स कितना होता है? फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. हमें पूछा है ईच सरफेस, एनी वन, कोई सा भी, मैंने ऊपर का कंसिडर कर रखा. तो अगर 6 फेसेस हैं तो पर फेसेस कितना हो जाएगा फ्लक्स? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट. क्योंकि फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस विल बी टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 6. 6 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल फेस है 6. शायद समझ गए होंगे. तो आंसर है ऑप्शन ए. तब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे. क्वेश्चन 4 पे पूछा है द स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एंड बी इज सोन इन द फिगर. तो यहाँ पर हमें 2 चार्जेस गिवन है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे. तो वहां पर स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जो कि आपको दिख रहा है. उसमें पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए है कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव एंड ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी की वैल्यू. देखते हैं. तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि जो चार्जेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सारे आउटवर्ड है.
आउटवर्ड मतलब ये अनडाउटेडली पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और यहाँ पे देखो लाइन्स ऑफ फोर्स इनवर्ड है, मतलब ये नेगेटिव है। अब ये तो पता चल गया कि ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव, मतलब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा आंसर। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी दिया है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट। अब देखते हैं कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, ये तो हमें पता है। तो अब देखते हैं कि किसमें ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर 6 मतलब 6 है और यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा है, मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगा। तो हो गया ऑप्शन ए सही आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे क्या पूछा है, मैच द कलम 1 जिसमें दिया है टाइप ऑफ बॉडी विथ कलम 2, कलम 2 पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो ये सारे क्वेश्चन आपने 12th में काफी सारे सॉल्व करे होंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या दिया है, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट। अगर एक इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज सीट है, सपोज मैंने उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, इनफाइनाइटली कोई थिकनेस गिवन नहीं है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सबको पता है। अगर थिकनेस आ जाए, अगर एक थिकनेस आ जाए तो वहां पर एक सरफेस आ जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर एक पूछा है कि इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट होता है, तो उस केस में होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पता है ना कैसे आता है, बेटर होगा अगर मैं समझा दूं, राइट। तो ये वाला आता है गॉस लॉ से, जो कि हमें पता है ई डॉट डी एस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस मतलब एरिया जो कि सिलिंड्रिकल बन रहा है, तो हमें ज्योमेट्री में तो पढ़ रखा, राइट। तो ये एरिया होगा 2 पाई आर एल। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यू की जगह हम लैम्डा एल लिख सकते हैं, तो लैम्डा है इधर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ एल एल कैंसिल हो गया, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। तो ये सारे हम मैच कर देंगे, तो इनफाइनाइटली चार्ज सेट हो तो वो हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, अगर कुछ थिकनेस है तो वो होता है एप्सिलॉन, और अगर लॉन्ग वायर है तो वो होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब एक का होता है ए का क्यू, ए का क्यू इधर एक ऑप्शन है, बी का आर जो इधर है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। होप यू ऑल गेटिंग दिस। तो अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे क्या पूछा है, when a glass rod is rubbed with silk it becomes positively charged because, मतलब अगर आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ फ्रिक्शन करवाओगे, देन ये जो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो जो सिल्क होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू सिल्क, प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। तो पहले बात तो ऑप्शन सी का कोई लॉजिक नहीं है कि प्रोटॉन ऐड हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन भी कभी ट्रांसफर नहीं होता, तो बच्चा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो वो कह रहा है कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ आप फ्रिक्शन करवाओगे तो सिल्क पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या फिर ग्लास रॉड, कोई सा भी एक डिपेंड करता है, तो ग्लास रॉड मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने समझ रखा था कि अगर ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो सिल्क को ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह छोड़कर सिल्क की तरफ जा रहे हैं,
मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो वैकेंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द सेल। देन मूव ऑन टू नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो कौन सा प्रोसेस से हम एक स्फीयर को, एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बिना उसे छुए? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है, कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड फ्लोट द अदर एंड ऑफ द बैटरी। इज इट पॉसिबल? आप एक लोगे कोई सा भी एक, सपोज एक मेटल बॉल लोगे, उसमें एक बैटरी का एक तार इधर कंसिडर इधर लगा दोगे और दूसरा छोड़ दोगे, तो ये क्या चार्ज हो जाएगा? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो रहा। तो रब इट विथ ए पीस ऑफ फर। तो अगर आप इसे फर के साथ रब करोगे, तो अभी तो मैंने पढ़ा कि जिसके साथ करोगे वो नेगेटिव तो होगा नहीं, और हमें करना है इसे पॉजिटिव। फिर ऑप्शन सी दिया है, ब्रिंग ए नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड नियर इट एंड टच इट टू द ग्राउंड फॉर सम टाइम। ये होगा सही आंसर, कि एक नेगेटिव चार्ज वाला रॉड ले आओ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरपूर होंगे, उसको घिस दो मेटल बॉल के साथ और कुछ पल के लिए ग्राउंड पे छोड़ दो, ताकि वो इंडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए। समझ गए? तो ये होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 पे पूछा है, फिगर shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। डायग्राम तो सबको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक नेगेटिव डाइपोल है, मतलब नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, वो एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव से बाहर जाकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मोस्टली। तो ऑप्शन ए है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है। दिख रहा है सबको? इधर देखो, थोड़ा सा कम विड्थ है और इधर विड्थ ज्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स तो वो करेगा ही, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। देन ऑप्शन बी इज द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला मेरा लेफ्ट है, ये वाला राइट है, तो कह रहा है डाइपोल राइट की तरफ फोर्स फील करेगा। नहीं, देखते हैं। फिर ऑप्शन सी दिया है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑप्शन डी दिया है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड। तो देखो, इधर जैसे मैंने कहा कि विड्थ कम है और इधर विड्थ ज्यादा है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जहां फोर्स के लाइंस ऑफ फोर्स के विड्थ कम होते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। इसलिए तो नंबर्स ऑफ लाइंस के विड्थ घट रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो लेफ्ट के डायरेक्शन में ना फोर्स ज्यादा है और राइट पे कम, तो डाइपोल का जो फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि इधर विड्थ कम है, इधर विड्थ ज्यादा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। होप यू विल ऑल गेट दैट। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 पे पूछा है, 8 dipoles of charges of magnitude E each are placed inside a cube। तो दे रखा क्वेश्चन कि एक क्यूब है और एक क्यूब में 8 डाइपोल है। देखो, डाइपोल है, चार्जेस नहीं है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ना। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक डिस्टेंस पे अगर हो गए तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे निकालते हैं, है ना। तो डाइपोल मतलब दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों ही कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को। तो चाहे वो 8 डाइपोल हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फ्लक्स आएगा ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आंसर विल बी जीरो, क्योंकि डाइपोल दे रखा है। ये की टर्म आपको याद रखना है। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो इन केस ऑफ डाइपोल। व्हाई? क्योंकि डाइपोल में दोनों इक्वल और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 10। The electric flux through a closed Gaussian surface depends upon।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करता है, हम फॉर्मूले से सीधा जाते हैं, गॉस लॉ तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है व्हिच इज phi इक्वल टू E डॉट ds व्हिच इज Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का फॉर्मूला है ना, ये है गॉस लॉ। तो हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन एयर, वाटर भी हो सकता है, कोई सा भी मीडियम हम ले सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ऑप्शन ए है नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चलो ऑप्शन ए पे ही मिल गया। ऑप्शन बी दिया है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता गॉसियन सरफेस, ये आप याद रख लो, क्योंकि फॉर्मूले में साइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, गॉसियन सरफेस कितना भी बड़ा कर लो, कोई पॉइंट चार्ज, यहाँ पर मैं छोटू सा गॉसियन सरफेस लूं या फिर एक बड़ा सा, ये कोई फर्क नहीं देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। That doesn't depend upon the size. Okay, phi doesn't depend upon size. ये बात याद रख लो, कोई लॉजिक ही नहीं है साइज पे डिपेंड होने का। अब जाते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 पे क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं। A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? तो हमें पता है किसी का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने पहले हमें उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना रहता है, राइट। तो अगर मैं एक स्क्वायर का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जाऊं तो सिंपली स्क्वायर बन नहीं रहा, लेकिन आप अज्यूम कर लो, तो एक स्क्वायर का गॉसियन सरफेस एक क्यूब नहीं बनेगा क्या, एक स्क्वायर का गॉसियन सरफेस एक क्यूब बनेगा ना। ये तो लॉजिकली हम कर सकते हैं, डायग्राम बस आप इमेजिन कर लो, 3D डायग्राम अनडाउटेडली मैं नहीं बना सकती, पर हाँ आपको ये शायद समझ आ रहा होगा कि एक स्क्वायर का गॉसियन सरफेस एक क्यूब बनेगा। तो वहां पे देखो 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज दिया है, मतलब फेस पे दिया है। अभी मैंने सॉल्व करा कि अगर फेस पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल फेसेस है 6, राइट। अभी मैं टोटल फ्लक्स निकालने तो डायरेक्ट निकाल सकती हूँ ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू तो गिवन है 10 × 10⁻⁻6, एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे पता है, तो अब मैं सीधा कैलकुलेट कर पाऊंगी टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स जितना भी निकलेगा उस पे अगर मैं डिवाइडेड बाई 6 कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसे सॉल्व करना, मोस्टली शायद आंसर ऑप्शन डी होगा, यही हो सकता है, देख लेना आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसे कैलकुलेट करने के लिए। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में ये पूछा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विथ ए सेपरेशन डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस। तो दो इनफाइनाइटली पैरेलल लाइन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनके बीच डिस्टेंस हमें गिवन है आर व्हिच इज इन फ्री स्पेस, मतलब एयर है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लाइंस चार्जेस इज, तो मिड पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूछा है। तो पहले हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस चार्ज के वजह से वो अंदर की तरफ होगा, है ना। मतलब ये जो यहाँ पर जो चार्जेस है माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो इस पॉइंट से इधर डायरेक्शन इस तरफ होगा, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्यू मतलब वो बाहर की तरफ देगा। मतलब हमें ये मिल रहा है कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों ही राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो आर हो जाएगा ई प्लस के वजह से और ई माइनस के वजह से। ई प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने अब ये अभी डिस्कस करा कि अगर पैरेलल लाइन हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर होता है डिस्टेंस, यहाँ पर मिड पॉइंट पूछा है मतलब यहाँ पर डिस्टेंस होगा आर बाई 2, ठीक है। अब मैं निकाल सकती हूँ ई प्लस का क्या होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2, राइट।
और E माइनस का क्या होगा, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 2। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो E टोटल क्या हो जाएगा हमारा, 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। थोड़ा सा मिस्सी हो रहा है, मैं अगले टाइम से ध्यान रखूंगी। तो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है ना, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं, क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है। तो पूछा है, टू प्लेट्स each having an area A are kept parallel to each other at a short distance D। तो एक दो प्लेट है, राइट, जिनका एरिया, टोटल एरिया गिवन रखा है A, टोटल एरिया A are kept parallel to each other at a short distance D। तो इनके बीच डिस्टेंस है D, राइट। दे कैरी चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। तो यहाँ पर प्लस Q चार्जेस है, यहाँ पर माइनस Q चार्जेस है। The electric field in the space between the plate will be। तो यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो हमें पता है गॉस लॉ से E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें निकालना है E, राइट। तो बीच में पूछा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरिया डिवाइड हो जाएगा A बाई 2 और A बाई 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, राइट। शायद समझ आ गया। तो ये वाला ऑप्शन है शायद, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, सो सॉरी, इधर टोटल एरिया ये है और बीच में कहीं भी पूछा है, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, मतलब कहीं भी, मिड पॉइंट पे नहीं। अगर मिड पॉइंट होता तो शायद मैं एरिया को डिवाइड करती। तो आंसर विल बी E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, व्हिच विल बी ऑप्शन A। तो आंसर विल बी ऑप्शन A। Now moving towards question 14. Question 14 पे पूछा है, an infinitely line charge produces a field of 18 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at 0.02 meter. The linear charge density is। यहाँ पर linear charge density लैम्बडा का वैल्यू पूछा है, और किसका, कैसे, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज। तो ये तो मैंने बता रखा ना, अगर इनफाइनाइटली लाइन चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैसे आया, इसका डेरिवेशन भी मैंने गॉस लॉ से कर रखा। यहाँ पर सब कुछ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम्ब। डिस्टेंस के वैल्यू गिवन है, R इज 0.02, लैम्बडा पूछा है। तो सिंपली लैम्बडा हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू E। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 8.87 इंटू 10 to the power minus 12 इंटू R की वैल्यू हो जाएगा 0.02, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की वैल्यू 18 इंटू 10 to the power 4। तो अगर ये आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आंसर शायद ऑप्शन ए आएगा। देख लेना, आंसर ऑप्शन ए ही आएगा। तो hope you will all get all these 14 questions. Thank you so much.